नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाके में 8 की मौत, अब भी कई लोग फंसे हुए। सूरत पुलिस ने 50 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ा, आगे की कार्यवाही जारी। वडोदरा महानगर पालिका में खास सामान्य सभा का आयोजन, विश्वामित्री शुद्धिकरण पर चर्चा। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र की फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसमान में उठता धुआं भी कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। भंडारा के कलेक्टर संजय कोलते ने बताया कि धमाके से छत गिर गई है, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। इसके नीचे 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। 2 लोगों को निकाल लिया गया है और फैक्ट्री में एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी पहुंच गई है। गुजरात की सूरत क्राइम ब्रांच ने 50 से अधिक घर फोड़ चोरी के मामलों को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरत में 50 से अधिक चोरी के मामले को अंजाम देने वाले विजय मकवाणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे अठवा लाइन्स के न्यू कोर्ट बिल्डिंग के पास से पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 1,50,000 रुपए बरामद किए, एक सोने का ब्रेसलेट, एक आईफोन सहित कुल 2,39,950 रुपए का सामान बरामद किया गया। आरोपी विजय हिम्मत मकवाणा बेहद शातिर अपराधी है। उसने गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, खंभात, सुरेंद्रनगर, आणंद और सूरत में 50 से अधिक घर फोड़ चोरी के मामलों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम के पुलिस इंस्पेक्टर एसएन परमार, पीएसआई केच कुमार और एमडी महिडा ने एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर विजय उर्फ कादर हिम्मत भाई मकवाना को अठवा न्यू कोर्ट की बिल्डिंग के पास से एक न्यूज कॉन्वेंट स्कूल की गली में से पकड़ा, जिसके पास से 1.5 करोड़ रुपए, कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और चोरी करने का सामान मिला था। इस इंसान की पूछताछ पे ये गुजरात में अलग अलग जगह के करीबन 35 से ज़्यादा ऑफेंस में पकड़ा जा चुका है, जिसमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद सिटी अलग अलग जगह पे इसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण पर वडोदरा महानगर पालिका में सामान्य सभा का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर जिसके मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी, जो अब एक नाले में तब्दील हो चुकी है, और विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट आखिरकार अब शुरू किया गया है। विश्वामित्री के शुद्धिकरण की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस मॉनसून में बार बार आई बाढ़ के बाद शुरू की गई है, जिसका प्रेजेंटेशन आज वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवकों को दिखाया जा रहा है। और किस तरह ये पूरा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के साथ पूरा किया जाएगा, उसकी जानकारी दी जा रही है। सभी वार्ड के कॉरपोरेटर्स को इकट्ठा करके सामान्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाकर ये बताया जा रहा है कि विश्वामित्री की सफाई कहां-कहां, कौन से इलाके में और कौन-कौन से लेवल पर होगी। वडोदरा में मानसून के दौरान एक ही सीजन में 3 बार बाढ़ आने के बाद विश्वामित्री के शुद्धिकरण की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विश्वामित्री के शुद्धिकरण के लिए एक खास कमेटी का गठन किया गया है और विशेषज्ञ बाबूभाई नवलावाला की अध्यक्षता में कमेटी ने अध्ययन के बाद विश्वामित्री के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसे वडोदरा महानगर पालिका के सभी वार्ड के नगर सेवकों को दिखाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वामित्री शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सभी नगर सेवकों को दिखाकर उन्हें विश्वामित्री के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट पर जानकारी दी गई। आने
कार्निवल एक ऐसा उत्सव जो मनोरंजन, शिक्षा और संस्कृति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है और इसी उद्देश्य के साथ हर साल की तरह महानगर पालिका द्वारा संचालित वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के द्वारा बाल मेले का आयोजन सयाजी कार्निवल के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन का नाम नहीं है बल्कि बच्चों को उनकी कौशलता और प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने का भी एक मंच प्रदान करती है और इस साल का जो आयोजन है वो और भी ज्यादा खास है और इस आयोजन में आपको 30 से भी ज्यादा अधिक शैक्षिक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन और साथ ही साथ बच्चों के लिए एडवेंचर गेम और कई मनोरंजन के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ खास झलक। वडोदरा के ऐतिहासिक कमाटी बाग में आयोजित 52वें सयाजी कार्निवल ने एक बार फिर से अपनी भव्यता और महत्व को साबित कर दिया। 1953 से चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को जन जन तक पहुंचाना है। इस आयोजन में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाकुंभ, समुद्र मंथन, वैदिक गणित और भारतीय रेल के विविध स्वरूप जैसे शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स ने ज्ञानवर्धन के साथ साथ इतिहास की गहराइयों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। इसके अलावा मंच पर बच्चों द्वारा पेश की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस बार के आयोजन में पहली बार 26 जनवरी को लेजर शो का आयोजन भी होने जा रहा है, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति को तकनीक के माध्यम से जीवंत करेगा। इस मौके पर सांसद हेमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इस बार इस कार्निवल में 30 से भी अधिक शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया गया है, जहां पर बच्चों ने अपनी कौशलता और प्रतिभाओं को अलग अलग थीम के जरिए प्रदर्शित किया है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ खास झलक कि किस तरह बच्चों ने अपनी ज्ञान को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि महाकुंभ की हम झलक देखने को मिल रही है। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना अद्भुत ज्ञान और इतनी अद्भुत कला। यहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में महाकुंभ की लहर है और यहाँ पर हमें वही लहर एक महज प्रोजेक्ट के जरिए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 प्रमुख नदी जो हैं हमारे देश के, उनका संगम यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। तो चलिए अभी जुड़ते हैं वडोदरा मेयर पिंकी सोनी के साथ और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। तो सबसे पहले बताइए कि क्या कहना है आज के इस आयोजन के बारे में। बड़ौदा महानगर पालिका संचालित शिक्षण समिति नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की शाला है, जहां पर प्रति वर्ष बच्चों के लिए ये बाल मेला का आयोजन किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़ौदा के राजा श्री सर सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा उस वक्त भी शिक्षण के लिए बिना मूल्य शिक्षण की शुरुआत की गई थी। तो साथ ही में जो परिवार बच्चों को शिक्षित करने के हेतु एक्टिव नहीं है, उन लोगों को दंड भी किया जाता था। मतलब समग्र देश में या माने कि समग्र विश्व में ऐसा पहला हमारा शहर है जहां शिक्षण को प्राधान्य दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व के घड़तर के लिए शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथ ही में हमारी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के शाला के जो बालक होते हैं, उनको सभी तरह से मतलब एक सही मायने में पूर्ण व्यक्तित्व देने के लिए जो यहाँ का शिक्षक गण हो या शिक्षण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभ्यश्री हो, कोई भी हो, सभी प्रतिबद्धता से पूरी मेहनत करते हैं। तो साथ ही में जो बचपन होता है ना, वो भी जिंदगी में एक ही बार आता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ही भी साथ में उसको ज्ञान के साथ गम्मत देने से उसकी और आभा बढ़ जाती है। प्रति वर्ष ये बाल मेला का आयोजन किया गया है और मैंने बोला वैसे सर सयाजीराव गायकवाड़ जी के जो भी इसके लिए जो एफर्ट्स थे शिक्षण की दिशा में, तो हमने नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ने इस बाल मेला को नाम भी सयाजी कार्निवल रखा है।
24, 25 और 26 जनवरी तीनों दिन तक यहाँ बाल मेले का आयोजन है और उसमें बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज होती है। बच्चों को बचपन से ही स्टेज शेयर करना और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कैसे रखनी है, वो चाहे हमारी देवनागरी लिपि यानी हमारी संस्कृत भाषा हो, जो पुराणों में लिखा गया है वो संस्कृत की भाषा हो, हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, यानी हमारी शिक्षण समिति में पढ़ने वाला बच्चा अभी से 4 भाषाओं का जानकार है। ये क्या कम है? मैं सभी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में पढ़ने वाले सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और बड़ौदा के सभी शहरी जनों को ये आयोजन के लिए खूब खूब बधाइयाँ देती हूँ। ये बाल मेला, ये 52वां बाल मेला है हमारे बालकों द्वारा। ये बाल मेला का पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसकी गोठवन होती है। बच्चे इसके अंदर खुद शामिल होते हैं, बच्चों की धारा इसके निर्माण होता है। पूरा जो मेहनत है हमारे बच्चों की है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सहयोग से हमारे बच्चे ये कार्यक्रम खूब अच्छी तरह से 52 साल से करते आ रहे हैं। ये 52वां साल है। हमारे बच्चे 24, 25 और 26 3 दिन खूब मेहनत करके ये बाल मेला का आयोजन किया है। आप सब जुड़े, आप परिवार सह जुड़े, आपका परिवार जुड़े, आपके बच्चे जुड़े, सबके बच्चे जुड़े और सब ये बाल मेला की खूब अब जो रंगत है वो रंगत को माने, इसके लिए आपको सबको आवकार देता हूँ। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आभार। हर साल सयाजी कार्निवल अपने अनोखे रंग और अंदाज से लोगों को प्रेरित करती है और इस बार भी आपने देखा कि किस तरह से इस आयोजन की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वडोदरा के प्रमुख नेताओं ने अपना समर्थन दिखाया और ये जो आयोजन है वो बच्चों के विकास और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी और इसी तरह की प्रेरणादायक आयोजनों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रदर्शन आयोजित किया गया। वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ में टू डू टू लर्न थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 तक के 1200 छात्रों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में छात्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोजेक्ट, डिस्प्ले मॉडल और वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए गए। इनमें फायर फाइटिंग रोबोट, ड्रोन, न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को दर्शाता हुआ मॉडल और छोटी टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके अलावा स्मार्ट सोलर छतरी पर आधारित प्रोजेक्ट, सामाजिक विज्ञान के 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स और वर्किंग मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का आयोजन रखा गया है और इस प्रदर्शनी के अंदर लगभग 475 जैसे प्रोजेक्ट बच्चों ने यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे हैं और इस प्रदर्शनी के अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वर्किंग मॉडल्स हैं, नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, चार्ट पेपर्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, इन सबको जो प्रिपेयर किया है बच्चों ने लगभग पिछले 1.5-2 महीने से उन्होंने मेहनत किया है इसके पीछे और ये एग्जीबिशन का आयोजन हमने बहुत इस तरह से किया है। और हमने इसको एक थीम दिया है, टू डू टू लर्न। इसका मतलब कि हम कुछ भी चीज सीखते हैं हमारे जीवन में या बच्चे सीखते हैं, वो जब करते हैं खुद उसको और एक अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा वो सीखा जाता है और जो वो चीज सीखते हैं वो उनके परमानेंट परपेचुअल इमेज बनती है उनके दिमाग में और हमेशा के लिए रहती है। तो ये एक 1200 जो विद्यार्थी हमारे स्कूल के हैं 1 से 12, उन्होंने इसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया है और भाग लिया है। आज हमारी शाला प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हमारी शाला के 1200 से ज्यादा छात्रों ने मिलकर 500 से अधिक वर्किंग मॉडल और डिस्प्ले मॉडल बनाए हैं। इसमें छात्रों में रहे चिंतन नवीनता को बढ़ावा देता है, यही हेतु से यहाँ आयोजन किया गया है और इसका विषय है टू डू टू लर्न, सीखने के लिए कुछ करे। यह आयोजन का ये हेतु यही है कि जो छात्रों में रहे नवीनता, सृजनात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं को बाहर लाता है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव को बाहर लाता है। आज हमारे स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप मेरे आजू बाजू देख सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स और मॉडल बनाए गए हैं। हमारे स्कूल से लगभग 500 विद्यार्थियों ने मिल के 1200 जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्लीज़ हमारे स्टॉल्स पे देखिए। मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है। इस एग्जीबिशन की खासियत है कि इसमें हमने सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि हिंदी, गुजराती, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर जैसे
हर सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाए और इस एग्जीबिशन से बच्चों में रही क्रिएटिविटी और इनोवेटिव बढ़ती है और इन सृजनात्मक शक्तियों से बच्चे बड़े होकर कुछ सीख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसका एक स्लोगन भी हमने बनाया, टू डू टू लर्न, मतलब सीखने के लिए कुछ करना। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में शहर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के बाहर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन के बारे में जागरूकता फैलाना था, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इस कार्यक्रम में दुर्घटनाओं के शिकार हुए परिवारजनों और स्वयं हादसे का शिकार होने वाले व्यक्तियों ने भाग लिया। इन लोगों ने अपनी आप बीती साझा करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में 19 हादसों के शिकार लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिनमें से कुछ को तात्कालिक उपचार और मदद देने वाले 16 पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल, डीसीपी ट्रैफिक ज्योति पटेल, डीसीपी जोन 1 की जूली कोठिया, वाघोड़िया विधानसभा के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयूर प्रोकड़िया और वडोदरा चुनाव क्षेत्र 9 के युवा विधायक भी उपस्थित रहे। वडोदरा शहर होय, राज्य होय के देश होय, एनी अंदर अकस्मातमां मरनाરની સંખ્યા ખૂબ મોટી છે। ત્યારે આના માટે પ્રોએક્ટિવ કામ કરીને જેમ દેશમાં વસ્તી વધી રહી છે એમ ટ્રાફિક નિયમોનો પણ વધે એના સારા આશય હેતુસર વડોદરા શહેર પોલીસ વિભાગ દ્વારા ટ્રાફિક અવેરનેસનો આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। જે વ્યક્તિ પોતાનો છોકરો ગુમાવે છે, ઘરનો આધાર ગુમાવે છે ને, એને જ ખબર પડી શકે કે ટ્રાફિક નિયમન તોડવાથી એના ઘરને કેટલું મોટું નુકસાન થયું છે। ત્યારે દરેક વ્યક્તિએ નાના નાના નિયમથી લઈને તમામ નિયમોનું પાલન, સીટ બેલ્ટ પહેરવો, હેલ્મેટ પહેરવું, ટ્રાફિક સિગ્નલ નહીં તોડવા, ફોન પર વાત નહીં કરવી, આવા નાના નાના ટ્રાફિક નિયમોનું જો પાલન કરીશું તો ચોક્કસપણે પોતાના પરિવારનું રક્ષણ કરી શકીશું, સાથે બીજાના પરિવારનું પણ રક્ષણ કરી શકીશું। હું જનતાને જણાવવા માંગુ છું કે હવે ધીરે ધીરે સરકાર અને પોલીસના દંડો પણ હેવી થતા ગયા છે। લાયસન્સ કેન્સલ સુધીનો તમારી ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લેવાઈ શકે છે। એટલે આપના માધ્યમથી તમામ જનતાને વિનંતી કરું છું કે આપણે પણ ટ્રાફિકના નિયમનું પૂરેપૂરું પાલન કરીને આપણા ઘરની અંદર પણ કોઈ એવી અઘટિત ઘટનાથી આપણા પરિવારમાં કોઈ દુઃખી ના થાય એવું આપ સૌના માધ્યમથી હું વિનંતી કરું છું। સાથે સાથે એડિશનલ કમિશનર લીનાબેન પાટીલ અને એમની ટીમને શહેરની અંદર લોકોમાં જાગૃતતા આવવા માટેના જે ટ્રાફિક અવેરનેસના કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો એ ખરેખર પબ્લિકના હિત માટે સરાહનીય કામગીરી છે। કારણ કે આપ જાણો છો કે રોંગ સાઈડ આવવાથી જે વ્યક્તિ પોતાની સાઈડમાં જતો હોય છે એને પોતાને ખ્યાલ નથી હોતો કે રોંગ સાઈડમાં કોઈ વ્યક્તિ આવે છે। અચાનક ખબર પડવાથી એક્સિડન્ટ થતું હોય છે ને, એ એક્સિડન્ટ ક્યારેક મૃત્યુ સુધી પણ આપણને લઈ જતું હોય છે। એટલે ખરેખર આપણામાં અવેરનેસની જરૂર છે અને દરેક જનતાએ ટ્રાફિકના પૂરેપૂરું નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ। નેશનલ રોડ સેફટી મંથ અનુસંધાને વડોદરા શહેર ખાતે આજે ઝોન 1 વિસ્તારમાં ટ્રાફિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ અને એનો પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ધારાસભ્ય શ્રી કેવી રોકડિયા સાહેબ અને ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ બંને અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કોર્પોરેટરો અને હોસ્પિટલના અમારા જે સ્ટાફ, સાથે સાથે વિક્ટિમ્સ કે જે લોકો આનો ભોગ બનેલા છે એ તમામ ઉપસ્થિત રહ્યા અને ખૂબ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે। જે અનુસંધાને એક જ મેસેજ છે કે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરો અને વડોદરા શહેર પોલીસ પણ તમારા માટે ખડે પગે ઊભી છે, પરંતુ નિયમોનું પાલન કરશો તો વધારે સારી રીતના આપણે ટ્રાફિકનું આયોજન કરી શકીશું। गुजरात के मेहसाणा जिले के नानीदाऊ गांव में हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश नाकाम हो गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले के नानीदाऊ गांव में नटवर सिंह वाघेला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला हत्या साबित हुआ है। ये खुलासा वैज्ञानिक जांच के बाद हुआ। मेहसाणा पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए सच्चाई का पर्दाफाश किया। घटना 11 सितंबर 2024 की है, जब नानीदाऊ गांव के नटवर सिंह वाघेला की लाश पानी में मिली थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने संदेह के आधार पर शव का वैज्ञानिक परीक्षण कराया। ત્યાંથી તારીખ 10/9 ના રોજ એક ડેડ બોડી મળી આવેલી હતી।
તે ડેડ બોડી આધારિત એક ઈડી દાખલ કરી અને તેની તપાસ મહેસાણા તાલુકા પોલીસ દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવેલી હતી. આ જે ડેડ બોડી હતી એના પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જે તે વખતે તેની શંકા ઉપજાવે તેવી પરિસ્થિતિમાં હતી અને તેના પરિવારજનોની જ્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આ વ્યક્તિને કોઈની સાથે એવી કોઈ દુશ્મનાવટ કે એમની કોઈ એવી પરિસ્થિતિ હતી નહીં કે જેથી કરીને તેમણે આપઘાત કર્યો હોય. તો આ સમગ્ર બાબતો ધ્યાન પર લેતા પોલીસે આની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ કરેલું હતું. આ જે ડેડ બોડી છે તે સુસાઇડ છે કે પછી તેને મારીને તેની અંદર કેનાલમાં ફેંકી દેવામાં આવેલ છે તે બાબતે FSL પરીક્ષણ કરાવતા આ જે વ્યક્તિ છે તેના જે FSLમાં જે તેમના નમૂના મોકલવામાં આવ્યા હતા તેમાં ડાયટમ્સની જે હાજરી છે જેના આધારે નક્કી થઈ શકે કે ડેડ બોડી છે એ મતલબ મૃત્યુ પછી ડ્રાઉનિંગ છે કે મૃત્યુ પહેલાંનું ડ્રાઉનિંગ છે. તો એ આધારે આ બાબત સ્પષ્ટ થતાં પોલીસે આ બાબતે ગુનો દાખલ કરેલો છે અને આ ખરેખર મર્ડરની ઘટના હતી. એ દરમિયાન તીક્ષ્ણ પથ્થરનો તેમના ઉપર તેનાથી હુમલો કરવામાં આવેલો હતો અને આ વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિપજાવી અને તેની લાશ છે તેને સાયફનની અંદર પાણીની અંદર નાખી દેવામાં આવેલી હતી. પોલીસે અત્યારે આ જે ત્રણેય શકમંદ આરોપીઓ છે તેઓની અટક કરેલા છે અને આગળ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહેલું છે. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में आज एक बहुत खास दिन है. आज यहाँ यूनिवर्सिटी में अलग अलग साल में GS बनने वाले स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं जो अब अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और अलग अलग शहरों से अलग अलग देशों से खास यहाँ आए हैं. और आप देखिए किस कदर का माहौल है यहाँ आज कोई अपने अपने क्षेत्र में अव्वल नहीं है. आज यहाँ हर कोई उस जमाने के दोस्त है जब अपने यंग एज में ये सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर लड़ते थे. आज अलग अलग देशों से अलग अलग शहरों से और वडोदरा से बहुत सारे नेता आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे जो उस वक्त के छात्र प्रतिनिधि उस वक्त के नेता थे और अब फिर एक बार उस यादों को ताजा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. अपनी मातृ संस्था है ना अपने राजकारण में जन्म यूनिवर्सिटी अपनी ओळखाण है. आज कांग्रेस प्रमुख हो पण यूनिवर्सिटी आज मातृ संस्था मने ओळखाण ना आपी होत वडोदरा शहर में दरेक जग्याए. तो आ पोस्ट तो बधी ठीक है पण आ यूनिवर्सिटी जे आपणुं कहेवाय ने के भाई जन्मभूमि वडोदरा અને કર્મભૂમિ MS યુનિવર્સિટી. હું એવું સ્પષ્ટ માનું છું કે આપણી જે ઓળખ હું યુનિવર્સિટી વ્યવસ્થામાં કહું ખરેખર યાર ઝૂંપડપટ્ટીમાં જઉં છું ને તો આ ચાર કહે છે એ લાખાણી અને 7 સ્ટાર હોટલમાં જઉં છું ને તો એ કહે છે એ લાખાણી. એ મારી માં MS યુનિવર્સિટી આપેલી વ્યવસ્થા છે તો એ આખી વ્યવસ્થા કરવાની છે. અત્યારનો જમાનો કેવો બધા આપણે બધા પોતપોતાની લાઈફમાં બહુ બિઝી થઈ ગયા છે એમાં ના છે જ નહીં પણ કોઈક એવું પ્લેટફોર્મ આપણે કરીએ અને એ પ્લેટફોર્મમાં પહેલા પોતાની જાતને વચન આપીએ કે હું મારો વ્યક્તિગત એજન્ડા કે મારો પક્ષનો એજન્ડા લઈને આવું નહીં. માત્ર ને માત્ર MS યુનિવર્સિટી માત્ર ને માત્ર ભાઈબંધી માત્ર ને માત્ર યારી માત્ર ને માત્ર દોસ્તી આ ચાર સિવાય પાંચમું વસ્તુ આવવું જોઈએ નહીં. જૂના મિત્રો ને મળવાને કારણે જૂના દિવસોમાં પાછા જવાતું હોય છે. એવું કહેવાય છે કે તમે ડોક્ટરની સલાહ લો ને કોઈ પણ ડોક્ટરની સલાહ અને ડોક્ટર તમને દવા આપે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરી આપે અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે તમે 7 દિવસ 8 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરો અને જેટલી તાજગી આવે એના કરતાં વધારે તાજગી 1 કલાક તમારા કોલેજના મિત્રો સાથે ગાળો તો વધારે તાજગી આવતી. કોલેજ એકદમ લાઈવ છે મારી સામે કારણ કે હું તો આ છોડીને જ ગયો અને પછી સીધો પાછો અહીંયા જ આવ્યો છું. એટલે તમારા માટે તો જિંદગી અલગ થઈ ગઈ છે મારા માટે તો બધી વાતો રોજ જ વાગોળવાની છે. મને તો હમણાં જ અહીંયા ઉભો રહ્યો તો સૌથી પહેલાં એવું આવ્યું કે આ ભરતે માઇક લઈ લીધું તો મારી છે પહેલા થોડું મને બોલવાનું આ જે UGS એટલે ભરત ડાંગરવી બસ આ જિંદગી છે. અને એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જે પણ છે આજે કે મેં જે પણ અચીવ કર્યું મારી લાઈફમાં બધું ખાલી ને ખાલી
MS યુનિવર્સિટી આ માતૃ સંસ્થાને લીધે જ છે. वडोदरा की यूनिवर्सिटी के लिए एक आज बहुत खास दिन है क्योंकि वडोदरा की यूनिवर्सिटी को हमेशा से लाइव रखने वाले प्रतिनिधियों का आज यहाँ रीयूनियन हुआ है और ये रीयूनियन को संभव करने वाले खास ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आए पार्थ जोशी हमारे साथ है. पार्थ भाई, उस वक्त की क्या यादें आज ताजा हो रही है? बड़े दिनों से हम चाहते थे कि बड़ौदा के सारे दोस्तों को मिले, यूनिवर्सिटी के टाइम में सारे नेताओं को मिले. ये आज कोई नेता नहीं है, ये सारे दोस्त है और ये दोस्त वो है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में नेतागिरी की थी एक टाइम में. इन सब के दिल में यूनिवर्सिटी के लिए प्यार है और उसी के लिए हमने सबको इकट्ठा किया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता भरत डांगर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में बनते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत 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 नाम उस वक्त कमाया और उस वक्त छात्रों के लिए हमेशा से लड़ते आए. आज एक बहुत खास दिन है, आप लोगों ने पुरानी यादें ताजा की है, क्या मन में आ रहा है आज? एक तो मैं VNM का स्पेशली आभार व्यक्त करता हूँ. आप लोगों के सारे आंदोलन हमने कवर किए हैं. वही इसीलिए मैंने कहा जिस समय हम छात्र नेता थे उस समय पे VNM हमारे साथ था और उस समय के कई वीडियोज आज भी नफीस भाई मुझे भेजते हैं, फोटोग्राफ भेजते हैं और बहुत खुशी होती है. पुरानी यादें ताजा करने में VNM का भी बहुत बड़ा रोल है. आज हम सभी लोग जो MS यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, अलग अलग व्यवसाय में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में भी हो सकते हैं, लेकिन सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और ये जिनके तहत पर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने के लिए इकट्ठा हुए. मुझे खुशी इस बात की है कि पुराने दोस्तों को मिलने का आज मौका मिला है और कॉलेज के पुराने दिन भी याद करने का मुझे अवसर मिला है. सर, अब नए जो स्टूडेंट हैं उन्हें छात्र नेता बनने का मौका नहीं मिल रहा है, क्या इसका मलाल है? क्योंकि हमने नए नेता शायद अब प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, ऐसा हो गया. MS यूनिवर्सिटी अगर नेता नहीं निकलेंगे तो समाज जीवन में क्या होता है, समाज में जो नेता बनता है वो सामाजिक लोगों को, बाकी लोगों को साथ में लेकर चलने की अगर उसकी इच्छा भी है और उसके अंदर वो कैपेसिटी भी है तो नेतृत्व कर सकता है. आज भी विद्यार्थी के लिए मैं आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देना चाहूंगा. हमारे यहाँ फुटप्रिंट्स की एक इवेंट होती है, परामर्श होता है, प्रेरणा होती है. अगर आप कुछ अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम, क्रिएटिव वर्क करते रहेंगे तो स्टूडेंट आपके साथ जुड़ते रहेंगे. तो जरूरी नहीं, चुनाव एक माध्यम था लेकिन चुनाव ही सिर्फ माध्यम है, चुनाव से ही नेता बनते हैं ऐसा नहीं है. हमारा देश साक्षी रहा है ऐसे कई नेताओं का कि जिन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन आज भी हमारे देश के राष्ट्रपिता है. तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन उसके बावजूद भी समाज उसके साथ जुड़ता है. तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क कर आने वाली पीढ़ी भी करती रहे, सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा काम करते रहे तो विद्यार्थी उससे जुड़ते रहेंगे. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए. यूनिवर्सिटी में कॉमन एक्ट आ गया और उसकी वजह से अब छात्रों की जो इलेक्शन होते थे, जो एक बहुत बढ़िया माहौल होता था, वो अब यूनिवर्सिटी शायद जरूर मिस करती होगी. यहीं से हमने मुख्यमंत्री तक दिए हैं, यहाँ से हमने मेयर दिए हैं, यहाँ से हमने विधायक दिए हैं, लेकिन अब MS यूनिवर्सिटी से नेता प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं. वैसे नेता अपने आप लोग बनते जाएंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वो एक दुख का मलाल हमेशा पूरे वडोदरा के लिए होगा. विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में जोर जोर से चिल्लाने के लिए जाने जाते मेहुल लाखानी अब मेरे साथ है. अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं लेकिन उस वक्त की जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा अलग होगी. उस वक्त जो आप लोग चुनाव लड़ते थे, आंदोलन करते थे और मैंने देखा है कि बहुत तोड़फोड़ भी होती थी, क्या याद आ रहा है आज? तो VNM को मैं पहले तो VNM के जो दर्शक है उन लोगों को थैंक यू कहूंगा और VNM का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि आज भी हमें याद है कि नफीस भाई व्यास साहब कि भाई यार आप नेतागिरी अच्छी करते हो, बात अच्छी करते हो, बात सच्ची है, पर जैसे जो ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે તેજીને ટકોર, એવી રીતે ऐसे ही व्यास साहब ने और नफीस भाई ने हमको बार बार कहा कि यार आप लोग का जब फी बढ़ता है तब आप ही आते हो. तो उन्होंने हमको एक सूत्र दिया और वो सूत्र के साथ हम उस वक्त बहुत सब बच्चों के साथ भी बार बार गए कि फरी तोड़फोड़ फरी डेवलपमेंट, फरी तोड़फोड़ फरी डेवलपमेंट नहीं. तो मुझे याद है कि मेरे जिगर भाई इनामदार, भरत भाई, मेरे वक्त हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि धमाल तो जबरदस्त होगी क्योंकि विद्यार्थी युवा है तो वायु की तरह छाएंगे, लेकिन तोड़फोड़ और हमारी जो हमको जो पहचान देती है, हमारी माँ समान है और MS यूनिवर्सिटी हमारी पहचान है, तो वहाँ पे हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे. फिर से तोड़फोड़, फिर से डेवलपमेंट, ये वाली बात कहीं न कहीं इसमें VNM भी सहभागी है कि हमको उस तरह का मतलब एक सलाह दी और सब साथ में मिलके सबने उसके बाद उस पर पूरा प्रयास किया. फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि जब बड़ा
मतलब एक मॉब हो जाता है तो कभी कभी गलतियां हुई, लेकिन हमने पूरा संपूर्ण प्रयास किया उस वक्त भी, और आज भी मैं आपके माध्यम से वो सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको एक पहचान दी। और वो पहचान मतलब आज लगभग 1200 के करीब दिन बाद मैं यहाँ ये फैकल्टी में आया, क्योंकि मैं 2022 तक सेनेट था और 21 तक मैं स्टूडेंट इलेक्शन के व्यवस्था में भी रहता था सेनेट सिंडिकेट की ओर से। तो उस वक्त मैं आया था, लगभग इतने दिन बाद आया, एक बहुत अलग ही मजा रहा। और उस वक्त क्या होता था कि ये जगह होती थी, लोग नहीं होते थे, पर आज माजरा अलग था, लोग भी वही और मजे जगह भी वही। तो बहुत ही आनंद आया और मैं सबको धन्यवाद करता हूं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो हमको वोट दिए थे और जो आज पढ़ रहे हैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहुल लाखानी हमारे साथ बात कर रहे थे, और पुरानी यादों को हमेशा ही, कॉलेज की यादों को कौन भूलना चाहता है, और उन्हीं में से एक आज रीयूनियन के रूप में एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेताओं ने साकार किया है, जो वाकई में उन सब के लिए, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एमएस यूनिवर्सिटी के लिए भी एक अच्छी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र प्रतिनिधियों के रीयूनियन को साकार करने में बहुत बड़ा यादव दिनेश यादव जी का रहा है। आज आपने सारे छात्र नेताओं को एक मंच पर फिर से एकत्रित किया है, क्या कहेंगे? इसमें महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पूर्व विद्यार्थी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हमारा एक आशय था। हमारा एक स्टूडेंट लीडर जो मेरा बहुत जूनियर था, वो ऑस्ट्रेलिया से 20 साल के बाद आया, उसने मुझे एक फोन किया कि मेरे को सबसे मिलना है। मैं बोला एक काम करता हूँ, मैं सबको यूनिवर्सिटी पर ही इकट्ठा करता हूँ। मैंने साइंस के डीन से परमिशन लिया कि हमें इस तरह से एक आयोजन करना है, तो आप हमें परमिशन दें। साइंस के डीन ने हमें परमिशन दी, और आज हम यहाँ पर पुराने विद्यार्थी नेता, मैं सबसे सीनियर 91 का हूँ, उसके बाद के सभी नेता हैं, और आज सभी इकट्ठा हुए आज तक के, उसका हमको आनंद है। और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर हैं, हम एक दूसरे को किस तरह से मदद कर सकते हैं, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी को किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस तरह से एक ग्रुप का जो गठन हुआ है, ये ग्रुप अब आगे इस तरह से एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार रहे, वो आशय है। सर, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उसके बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद हो गए हैं, और अब नए नेता यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो बड़े दुख की बात है। अब उसमें अब वो जो होना था हो गया है। अब यूनिवर्सिटी नेतागिरी जो लीडरशिप हम लोगों को मिली, और हम इसी यूनिवर्सिटी की वजह से आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, वो अब भविष्य के विद्यार्थियों के लिए तो तकलीफ वाला काम है, उसका दुख है मुझे, पर उसके बारे में अब ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए, उस वक्त काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब उस पर बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज ये रीयूनियन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लीडर जो अपने जमाने में यहाँ के बहुत जाने माने नेता रहे, वो आज एक दूसरे के साथ मिलकर, दोस्तों से मिलकर बेहद खुश है। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में आज के वक्त में जो आंदोलन होते हैं वो शायद 1% होते हैं। उस कदर के आंदोलन आज से 10-15 साल पहले वडोदरा ने देखे हैं, और यहाँ के जो स्टूडेंट नेता थे अपनी बात मनवा कर रहते थे। उन्हीं में से एक ऋत्विज जोशी है। ऋत्विज भाई, कौन से ईयर में आप पढ़ते थे और उस वक्त की क्या यादें आज ताजा हो रही है? 2001 में कॉमर्स जीएस रहा, 2 में यूनिवर्सिटी जीएस, 3 में वीपी, और वो जो 5 साल का जो हमारा जो टाइम पीरियड था, और उस समय पे यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन भी होते थे, यानी एक हमारे कॉल पे फैकल्टी बंद हो जाती थी, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, और वो पुरानी यादी। और उस समय पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या सिंधी के नंबर, कोई इतना पर्सनल पे नहीं जाते थे। सबको मालूम था कि भाई ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स है, लीडर्स है, और वो एक अच्छा सिस्टम था। क्योंकि जैसे देखिए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में जो हर साल पहले चुनाव होता था, वैसे दिल्ली में भी दूसरों में चुनाव होता है, और हमारे यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता था उस टाइम के जो जीएसवीपी, उसका जो था वो दिल्ली के जो भी पार्टी के नेता है वो भी नोट करते थे। यानी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो चिमन भाई पटेल, वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज अलग अलग क्षेत्र में, देश दुनिया में अलग अलग जगह पर सेट है। तो बहुत काफी दिनों के बाद मुलाकात हो गई, सब दोस्तों यारों से पुरानी यादें ताजा हो गई। वो गाना मेरे को याद आ गया था, छोड़ आए हम वो गलियां, वापस उस गली में आए हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जब आया तो इनमें से बहुत सारे लोग थे वो यूनिवर्सिटी के लिए खड़े नहीं हुए, ये एक दुख की बात है। मैंने जब मेरी बात रखी, सबने बोला कि कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मैंने ये यूनिवर्सिटी मेरी मातृ संस्था है। आज मुझे जो भी पहचान, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन शुरू
शुरुआत यूनिवर्सिटी से की। आज कोई दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो एमएस यूनिवर्सिटी की वजह से लोग हमको पहचानते हैं। तो ये मातृ संस्था ने पहचान दी है, तो उसको बचाने के लिए तो आगे आना ही चाहिए। तो बहुत दुख होता है कि कॉमन एक्ट जब आया तो मैंने हमारे जो साथी पार्थ जोशी है, तो पार्थ जोशी को मैंने यही कहा कि अगर ये ऐसी चेन है आज जो चेन बनी है, जिनने हम सबको इकट्ठा किया, अगर पार्थ थोड़ा जल्दी आ जाता तो हम यूनिवर्सिटी को भी बचा सकते थे। बिल्कुल। अब शायद यूनिवर्सिटी नए नेता को प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये शायद वडोदरा को और यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा मलाल रहेगा। क्या कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट वापस लेने जैसी कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, विधानसभा में पास हुआ है, आप सब जानते हैं, मीडिया के जब आया था तब हमने आंदोलन भी किया, हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन बात क्या है कि एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, विधानसभा में इन्होंने वहाँ पे बिल पास किया है मेजोरिटी में, तो विधानसभा में ही हो सकता है। वडोदरा से जितने भी पुराने सेनेट सिंडिकेट मेंबर और ये सब जो आज इकट्ठा हुए, अगर ये सब सच में इच्छा शक्ति हो और इकट्ठा एक मोटिव से सब इकट्ठा हो जाए तो यूनिवर्सिटी को वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट में थोड़ा बहुत कुछ सुधार हो और कुछ नहीं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में फिर एक बार इलेक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि छात्र प्रतिनिधियों का चयन जो यहाँ होता था उसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स वडोदरा को मिले हैं, गुजरात को मिले हैं, देश दुनिया को मिले हैं। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के मेहसाणा के सिविल अस्पताल में 2 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। मेहसाणा के सिविल अस्पताल में स्किन विभाग की डॉक्टर पूजा दर्जी और ऑर्थोपेडिक विभाग के एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगने के बाद ये कदम उठाया गया। सूत्रों के अनुसार स्किन विभाग की डॉक्टर पूजा दर्जी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वो मरीजों को अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयां खरीदने के लिए कहती थी। इस शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजी गई है। प्रशासन ने डॉक्टर दर्जी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। वहीं ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही और भी सख्त रहेगी। जांच में पता चला कि डॉक्टर नियत योग्यता नहीं रखते थे, जिसके चलते उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी गई हैं। અમારા સ્કિનના ડૉક્ટર સામે ફરિયાદ મળેલી છે કે બહારથી દવા લખે છે। અમે એમને 2 વાર નોટિસ પણ અમે પાઠવી છે અને હવે જો અમારા ધ્યાનમાં આવશે તો અમે વડી કચેરીએ એમના માટે લખીને એમને અહીંયાથી ટ્રાન્સફર કરવા માટે પણ આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ઓર્થોપેડિક સર્જનને અહીંયા આગળ એમના ક્વોલિફાઈડ ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે હતા નહીં, તેમજ ઓપરેટિવ પણ ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ થતી હતી। એના કારણે અને અમારી પાસે બીજા એક ફૂલ ટાઈમ અહીંયા જોડાવા માટે એમએસ સર્જનની એક વડી કચેરી દ્વારા આદેશ પણ થયેલો હતો, એટલે એમના હાજર થવાથી એમને છૂટા કરવામાં આવ્યા। तो आइए नजर डालते हैं भावनगर की कुछ अहम खबरों पर। गुजरात के भावनगर में एसओजी टीम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लंबे समय से जब्त किए गए मादक पदार्थों को नाश किया है। इस कार्यवाही के तहत गांजा और अफीम के बीज जैसे प्रतिबंधित पदार्थों को कोर्ट की मंजूरी के बाद विधिवत तरीके से नष्ट किया गया। भावनगर एसओजी ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों से जब्त किए गए 39.282 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 3,92,920 रुपए है, और 458.954 किलोग्राम अफीम के बीज, जिसकी कीमत 13,76,982 रुपए है, जिससे मिलाकर कुल 17,59,902 के मादक पदार्थों को अंकलेश्वर स्थित एक कंपनी में नियमों के अनुसार नष्ट किया गया। भावनगर में एलसीबी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शराब से भरी एक ट्रक और स्विफ्ट कार को जब्त किया है। ये कार्यवाही भावनगर अहमदाबाद हाईवे पर जसवंतपुरा के पास की गई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। एलसीबी पुलिस ने ट्रक और स्विफ्ट कार से कुल 275 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने रामजी खावड़िया, नितिन मिथानिया और रोहित खावड़िया को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस अपराध में शामिल 3 अन्य आरोपियों पराक्रम सिंह उर्फ पदुबा तूफान सिंह गोहिल, घनश्याम खमन और महाराष्ट्र से शराब भेजने वाले व्यक्ति की तलाश जारी है।
भावनगर साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और 15 लाख की ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मयूर पटेल की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। साइबर क्राइम पुलिस अभी इस मामले में गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। તારીખ 29/10/24 ના રોજ ફરિયાદીશ્રીને એમના મોબાઈલ ફોન ઉપર એક નંબરથી કોલ આવેલો અને એને જણાવેલું હતું કે તમે જે મુંબઈથી નેપાલ પાર્સલ મોકલેલું છે એ પાર્સલની અંદર 5 બોક્સ પૈકીના એક બોક્સની અંદર 140 ગ્રામ જેટલું MDM ડ્રગ્સ છે અને એ ડ્રગ્સ હોવાના કારણે તમારા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થઈ અને તમને અટક કરવામાં આવશે તેવી ધમકી આપેલી હતી અને એમને મોબાઈલ ફોન ઉપર એક નંબર હતો એ નંબરથી વોટ્સઅપ મારફતે CBI મની લોન્ડરિંગના અને સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના લેટરો ફેક લેટરો મોકલવામાં આવેલા અને એમાં એને અટક કરવાના બાને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાના બાને એમને જામીન પેટે 15 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવેલી હતી। એટલે આ ગુનાના કામે અમે સૌપ્રથમ આરોપી તરીકે ધનંજય પુરોહિતની અટક કરેલી હતી 1/1/2025 ના રોજ। ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે આ કાર્ડ સિમ કાર્ડ તેમજ બેંક એકાઉન્ટની કીટો 50 જેટલા સિમ કાર્ડ અને બીજા અન્ય 30 થી 40 જેટલી કીટો આ ધનંજયે એના તથા એના મિત્રોના નામે કઢાવી અને એક સેકન્ડ આરોપી જે છે આપણો જુનેદ વોરા નામના ઈસમને આપેલી હતી અને એ કીટો જે કીટો છે એ ત્રીજા આરોપી તરફ જતી હતી। भावनगर शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी समस्या के चलते कुम्हारवाड़ा मढ़िया रोड पर 2 सांडों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। शहर में आवारा पशुओं की वजह से कई हादसे और मौतें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद महानगर पालिका की आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही बेहद धीमी गति से चल रही है। कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और इस घटना ने नगर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom
with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom, which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के राजपीपला की बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में गैर आदिवासी भर्ती पर विवाद खड़ा हो गया है। राजपीपला स्थित बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। आरोप लगाया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में गैर आदिवासी यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज आदिवासी संगठनों ने नर्मदा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी आ बिरसा मुंडा जे क्रांतिकारी जे आ देश माटे लड़ीने मरी गया, જ્યારે એમના નામે આ યુનિવર્સિટી બનતી હોય અને આ યુનિવર્સિટીમાં આદિવાસી હોય, એસસી હોય, ઓબીસી હોય, અન્ય સમાજ સાથે અન્યાય થતા હોય તો આ બિરસા મુંડાનું અપમાન છે. જેવી રીતે બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટીમાં નોન ટીચિંગ સ્ટાફમાં 24 જગ્યાઓમાંથી એક પણ આદિવાસી માટે જગ્યા નહીં, એક પણ એસસી માટે જગ્યા નહીં, ઓબીસીને માત્ર એક જગ્યા આપવામાં આવે, ઈડબ્લ્યુએસ માટે કોઈ જગ્યા નહીં. તો આ કેવા પ્રકારે, કેવા રોસ્ટર પદ્ધતિ, કેવી રીતે ભરતી થાય છે એનો અમને વિરોધ છે. અને જે ગુજરાત સરકારે એ બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી માટે જે રોસ્ટર પદ્ધતિ જે બનાવી છે એને તત્કાલ એના જે ધારાધોરણ, એના જે નિયમો છે એ બદલવામાં આવે, નવી રોસ્ટર પદ્ધતિ બનાવી અને એના દ્વારા ભરતી કરવામાં આવે. હાલ જે જાહેરાત પાડવામાં આવી છે એ તત્કાલ ધોરણે રદ કરવામાં આવે. અને જે અહીં જે ઇન્ચાર્જ જે રજિસ્ટ્રાર છે, જે રજિસ્ટ્રાર અગાઉ પણ એ એસટી, એસસી, ઓબીસીને આરક્ષણ કેવી રીતે રદ થાય એવા પ્રકારના તેઓ પ્રયત્નો કરે છે. અને એના લીધે અમે કહીએ છીએ કે ઇન્ચાર્જ જે રજિસ્ટ્રાર છે એમને તત્કાલ હટાવવામાં આવે અને એની જગ્યાએ કાયમી જે યોગ્ય લાયકાત ધરાવનાર આદિવાસીને ત્યાં રજિસ્ટ્રાર તરીકે મૂકવામાં આવે. અને જો આવી જ રીતે જો આ ભરતી રદ નહીં થાય તો આવનારા સમયમાં આદિવાસી સમાજ અને તમામ સમુદાય દ્વારા અમે જન આંદોલન કરીશું. અને આ મુદ્દે એ નર્મદા જિલ્લા હોય, ગાંધીનગર હોય અને દિલ્હી સુધી જો આંદોલન લઈ જવું પડે તો એના માટે અમે તમામ સમાજને સાથે રાખીને અમે જન આંદોલન ઊભું કરીશું. બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટીમાં જે એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટાફની જે ભરતી પ્રક્રિયાની હમણાં જે જાહેરાત થઈ છે એમાં ખાસ કરીને આદિવાસી સમાજને બહુ જ મોટું નુકસાન થયું છે. કારણ કે જે યુનિવર્સિટીમાં નામ જ ટ્રાઇબલ છે અને ટ્રાઇબલો માટે જ ખાસ કરીને આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, એ ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટીમાં જે એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટાફ છે એમાં એક પણ જગ્યા એવી નથી કે જે આદિવાસીને ત્યાં ન્યાય મળી શકે. એના વિરોધમાં આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે. આ અમારા આંદોલનની એક આ શરૂઆત છે, આ પહેલું પગથિયું છે આવેદનપત્રનું. જો ટૂંક સમયમાં આ ભરતી પ્રક્રિયાને ખારીજ નહીં કરવામાં આવે અને ફરીથી આદિવાસી સમાજ હોય, એસસી હોય, ઓબીસી હોય કે જે ખરેખર આરક્ષણના લાભાર્થી છે એમને જો ન્યાય નહીં મળે તો આવનારા દિવસોમાં અમે જે બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટીના જે વીસી છે, વાઇસ ચાન્સેલર છે, અને એનો અમે ઘેરાવો કરીશું. અને જ્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા રદ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે ત્યાં લડત માટે અમે હાજર રહીશું. गुजरात के सूरत स्मीमेर अस्पताल में एक मरीज के इलाज से संबंधित वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। सूरत के स्मीमेर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जितेंद्र दर्शन ने इस संदर्भ में बयान देते हुए कहा, वायरल वीडियो की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली। मरीज पहले से ही स्मीमेर अस्पताल में इलाज ले रहा था। इलाज के दौरान कभी कभी मरीजों में खिंचाव के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये वीडियो इलाज की प्रक्रिया के दूसरे दिन का है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।
और लोग अस्पताल से उचित कार्यवाही की उम्मीद कर रहे हैं। स्पीमेर अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और जल्द ही जांच प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। પાસેથી પ્રાથમિક જાણકારી લેતા મને એ ખબર પડી છે કે દર્દીની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી જ હતી। હવે એ જે ગેરસમજ થઈ છે કે ટ્રીટમેન્ટ અપાતી નથી કે એ પેશન્ટના અને એ તપાસનો વિષય છે, એના માટે હું તપાસ સમિતિ નિમીને પછી એ જે આગળની તપાસ છે કે કારણ શું છે બધાનું, અને જે વાત વિડીયોમાં દેખાય છે કે ભાઈ દારૂ ના મળી અને એના કારણે ખેંચ આવી છે, તો એ કદાચ ડૉક્ટર જે છે એ જે વિડ્રોલ સિમ્ટમ્સ છે એના માટે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હશે। જેમાં કે આપણે વ્યસન જે હોય છે એ સૌથી પહેલા એની ટ્રીટમેન્ટમાં જે વ્યસન જે રોકવાનું હોય છે એના કારણે પણ વિડ્રોલ સિમ્ટમ્સ આવતા હોય છે, અને એના વિડ્રોલ સિમ્ટમ્સની જે અને એક તો જે વ્યસન હોય છે જેના જે વસ્તુથી એના આડઅસર હોય છે અવયવો પર, અને જે વિડ્રોલ છે એના પર હોય છે। હવે ખેંચ આવવાનો વિષય છે એ વિડ્રોલના ભાગરૂપે હોઈ શકે કે વ્યસનને લીધે હોઈ શકે, અને બીજું પણ કારણ હોઈ શકે। એ તપાસનો વિષય હતો। એના માટે જે એમઆરઆઈ કરાવવાની હતી એ બાબત લઈને કંઈ એ માથાકૂટ થઈ હતી, છતાંય હું તપાસ કમિટી નીમું છું, જેમાંથી એ ખબર પડશે કે કારણ મુખ્ય કારણ શું હતું। કારણ કે હોસ્પિટલમાં એટલા બધા દર્દીઓ આવતા હોય છે, ડૉક્ટરની કોઈ એવું એ નથી હોતી કે ભાઈ કોઈને એ કરવાનું ખોટું કરવાનું હોય। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में मैं ऐसे मुद्दे उठाती हूं जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी होते हैं और आप लोगों से ही जुड़े होते हैं। आप लोगों को भी एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, आप लोगों के मन में जो दुविधाएं चल रही होती है उसका सॉल्यूशन हम मुद्दे की बात में लाने की कोशिश करते हैं। आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और गुजरात के लिए ये नाम बिल्कुल अनजाना नहीं है। मिस्टर जय नारायण व्यास पूर्व विधायक रहे हैं, सालों तक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर, एनालिस्ट, बहुत सारा प्रोफाइल उनके साथ जुड़ा हुआ है और गुजरात के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। आज एक खास मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो असमंजस का माहौल देश में चल रहा है, खासकर गुजरात में चल रहा है, उसके बारे में उनका क्या मानना है और आगे चलकर क्या हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। नमस्कार। ट्रंप सरकार, अमेरिका में जब नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद एक जो निर्णय आए, उसमें एक निर्णय ये भी था कि नए जो बच्चे अमेरिका में जन्म लेंगे उन्हें सीधे सीधे अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ काफी सारे सवाल उठ खड़े हुए, लोगों के मन में दुविधा हो गई कि अच्छा जिसे मिला है उसका क्या, जो बच्चे अब थोड़े ही वक्त में पैदा होने वाले हैं उनका क्या। यहाँ तक खबर आ रही है कि कुछ महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो जल्द से जल्द अपना सीजरियन करवाकर डिलीवरी करवाना चाहती हैं ताकि उनके बच्चों को सीधी अमेरिकी नागरिकता मिल सके। एक असमंजस का माहौल है, लोगों के मन में काफी दुविधाएं हैं। कल भी इस मुद्दे पर हमने बात की थी और आज फिर एक बार जय नारायण व्यास सर से जानेंगे कि आखिरकार ये जो मुद्दा है उन्हें अपनी नजर से कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से राजनीति को, ये विदेश नीति को बहुत नजदीक से देखा है और उनकी समझ में सारी चीजें बेहतर तरीके से आती हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो असमंजस का माहौल देश में पैदा हो रहा है, खासकर गुजरात के लोग, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में अमेरिका में बसते हैं। जी नमस्कार। पहली बात तो यह है कि आपने बहुत ही ऐसा मुद्दा चर्चा के लिए पसंद किया है जो मेरे ख्याल से अहम मुद्दा है। सिर्फ उसमें एक थोड़ी सी राहत मिली है कि वन ऑफ द अमेरिकन कोर्ट्स हैव फॉर द टाइम बीइंग स्टेड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट regarding the citizenship of the child by birth. So I think hopefully this will attract a lot of litigations, and as the legal system works in United States, perhaps this might not go through. Second thing is, if you are telling that you are also a world citizen, then you cannot have rules which are discriminatory and specifically belonging to you only and not common to the world. So I think the world opinion also might not be that favorable as far as Trump is concerned. तो ये दोनों चीजें अगर हम साथ में जोड़ लें तो मैं इतना जरूर समझता हूँ कि इसमें सिजेरियन के लिए जल्दबाजी करके बच्चे की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अभी ये मुद्दा कुछ और समय तक चलेगा।
और जब तक वो लॉ नहीं बन जाता, प्रोस्पेक्टिव असर से ही वो लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली वो नहीं लागू हो सकता। तो मुद्दा अहम है, मगर मैं मानता हूँ कि समय है कुछ। जी, तो लोगों को इतना ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है जो पैनिक फैल रहा है, खासकर गुजरातियों में, क्योंकि गुजरात के पटेल समाज के लोग बड़ी तादाद में वहां रहते हैं। ऐसे में वहां के लोग तो परेशान है ही, यहाँ जो रिलेटिव्स रह रहे हैं वो भी परेशान है कि आखिरकार क्या होने वाला है। सर, ये तो माना ही जा रहा था कि जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे कुछ ना कुछ अलग निर्णय लेंगे, और शायद भारत के फेवर में हो या शायद भारत के फेवर में ना भी हो। ट्रंप सरकार के निर्णय को आप कैसे देखते हैं? आपने इतने सालों से विदेश नीति को बहुत करीब से देखा है और समझा है, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका आखिर चाहता क्या है? देखिए, एक एक करके मैं सिर्फ तीन मेजर डिसीजन के साथ डील करूंगा, क्योंकि पूरा लंबी चर्चा करने का तो समय की मर्यादा देखते हुए अवकाश नहीं रहेगा। पहला डिसीजन जो है टैरिफ का, जो उन्होंने बताया है, टैरिफ भारतीय माल पे डालने की मैं चिंता नहीं करता, बिकॉज ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो हिस्सा है 1.7% है, तो उससे कोई भारत में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाने वाला है वो नहीं है। व्हाट आई एम अफ्रेड इज Trump will do the browbeating or arm twisting to get the permission for the agro and dairy products and consumer goods from America get marketed into the Indian market, which is the single largest free market in the world. So that is where I think that will be a very dangerous thing for the Indian farmer and also small and micro manufacturers. वो मुश्किल में डालने वाला मुद्दा है। दूसरी मुद्दे की बात करें हम, तो ये जो abruptly is going to deport people who are found to be there illegally. I think understand the total figure is somewhere around 7 lakh. Now, about out of which 18,000 are the first lot that is fortunate to be picked up. Gujaratis are in majority. So there are 3-4 states which in a more or less similar order. Gujarat accounts for 50%, remaining 3, Haryana, Punjab and Andhra Pradesh. They are remaining 3 states which are also having large number of people belonging to these states. But the Gujaratis are maximum. 50% of the Indians, out of 10 Indians which are being caught every day by the United States border security, 5 were Gujaratis. This indicates the proportion of Gujaratis entering the United States and thereby settled also there. So गुजरात के लिए तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। गुजरात और गुजरातियों के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। और भारत सरकार ने तो बोला है कि हम आपके साथ सहकार करेंगे। What does it mean? इनफैक्ट भारत सरकार को ये बोलना चाहिए था कि ऑल ऑफ अ सडन abruptly you cannot have this dictatorial behavior. आपका अधिकार है, आपकी सीमा में क्या करना क्या नहीं करना, आपके कायदों का कैसे अमल करना, वो आपका अधिकार है। मगर आपकी ही गलती से ये लोग अंदर आए हैं। कोई भारत ने यहाँ से एस्कॉर्ट सर्विसेज नहीं भेजी थी, तो इनको निकालो तो भी ऐसा समझ दो ताकि वो जाके दूसरी ओर सेटल डाउन हो सके। So I think government of India must take it up at the level of Prime Minister to President of United States. ज्यादा निकलेगा नहीं, but that will delay the process. तो ये जो लोग हैं जिनके सर पे डेमोक्रेट स्वॉर्ड इज हैंगिंग, इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विल कोऑपरेट विद यू। व्हाट डज इट मीन वी विल कोऑपरेट विद? इट इज अ sheer nonsense. You are showing total irresponsibility toward your citizens. तो और बहुत बड़ा प्रश्न होगा। 7 लाख लोगों को यहाँ रिसेटल करना वो कोई कम प्रश्न है। आप इससे पहले बहुत छोटी मात्रा में युगांडा से लोग आए, बर्मा से लोग आए, श्रीलंका से भी कुछ लोग आए। बिकॉज रिसेटल करते करते नाक में दम आ गया है, तो इतनी सारी बड़ी संख्या आएगी वापस, तो भारत सरकार के लिए भी और कंसर्न स्टेट के लिए भी कोई छोटा प्रश्न नहीं होने वाला है। तो दिस इज सेकंड। The third issue, according to me, which is of concern as far as India is concerned,
is regarding these Five Eyes states, Australia, New Zealand, Canada, America, and England. Their common intelligence and more or less common behavior to receive the immigrants. So I think with whatever is happening regarding Canada or even United States, where they have sort of accused the Home Minister of the country and the National Security Advisor of planning a plot to kill some American citizen on the American soil, which is a very serious thing, and I think this needs to be sorted out sooner than later. Second thing is about one corporate house, but that being a private matter, it may not have that much significance, but still, Indian business also will have its impact elsewhere in the world. That Indian corporate houses are not having the fair trade practices, and they can bribe people for getting the business to any extent. So these are three issues I think which are very important. There are other issues, but they can be long term and can be taken care of slowly. Like Pokhran, at that time they put sanctions on the turbine wings and supercomputers and all that. India has tried taken care of it, and we have developed the technology ourselves. So if we get time, I think we can get the solution also of similar problem. But immediately these Five Eyes countries similar behavior, because Britain also has now increased the family income. Earlier 19,500 pounds yearly income if you wanted to study in Britain. Now it has been raised to 40,000 pounds. Australia unfortunately their economy is also not doing well. After 22 years of continuous boom in Australian economy, last 2 years the Australian economy also is not doing well. So they have all the reasons to put restrictions. Canada already has a problem regarding Nijjar's murder. And America has more than one problem as far as diplomatic issues are concerned. So I think these are some of the other issues which also might keep cropping up. Eventually. So, in the short term, I see the weather and also the lot of turbulence in the Indo-US relationship. Unless they are handled tactfully. Trump is totally unpredictable. He thinks something, speaks something, does something. And India therefore will have to navigate very dexterously. Otherwise, this might result into some major damages to the country's interests. जी बिल्कुल। तो भारत की सरकार को इस निर्णय के बाद काफी कुछ सीखने की जरूरत है और भारत के नागरिक जो हमेशा ही अमेरिका जाने की इतनी ज्यादा उनके मन में इच्छा होती है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी चले जाते हैं, कुछ लोग बच्चों के जरिए भारत को अमेरिका की नागरिकता जो है हासिल करना चाहते हैं। तो सर भारत के नागरिकों को, भारत की सरकार को क्या करना होगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों को पता नहीं बहुत ज्यादा अब क्रेज होता जा रहा है, शायद उन्हें ये लग रहा है कि भारत में हमारे पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इसलिए हमें विदेश जाना पड़ रहा है और विदेश जाने के लिए अमेरिका सबसे पहला नाम सामने आता है। क्या ये जो निर्णय आया है उसके बाद विदेश जाने वालों की जो तादाद बढ़ रही है, खासकर मैं यंग माइंड्स की बात करूंगी, क्या ये क्रेज कम होगा? देखिए, बेसिकली इट इज द क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। If we look at the total GDP, we might be tom-tomming from the rooftop that we are the 5th largest economy on the globe, etc. But in the per capita income, if we talk about, we are 142nd. If we take PPP basis, we are 125. So there is lot of unemployment, lot of kind of slowness in the economy. The new industries are more of the corporate or organized sector. Small and micro industries are more or less done to death. तो ये सब चीजों की वजह से जो युवा है, पढ़ते हैं, उनके लिए मैं मानता हूँ कि इस देश में आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम से कम और उससे भी कम होती जाएगी।
तो ये पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट जब तक हम नहीं स्वीकार करते और अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी करके हम चिल्लाया करते हैं, तब तक दूसरी एक चिंता की बात यह है कि अमेरिका हैज शोन an olive leaf to China in preference over India. For being over anxious, I think India has paid for it. अगर निमंत्रण नहीं दिया था तो नहीं दिया था. We are also the largest democracy on the globe. इसका इतना एंजाइटी रखना एंड फॉरेन मिनिस्टर खुद चला जाए जहाँ एम्बेसडर्स जाते हैं वो समारोह में, मैं इसको उचित नहीं समझता. हमने जानबूझकर अमेरिका को ये मानने के लिए एनकरेज किया है कि भारत अमेरिका के साथ संबंध रखने के लिए लालायित है. नहीं, हमें संबंध रखने हैं मगर बराबरी के संबंध. जब पोरस के सामने लड़ाई हुई, सिकंदर के सामने पोरस हारा, तो पोरस को बुलाया सिकंदर ने अपने सामने और बोला कि मुझे आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. तब पोरस ने अच्छा जवाब दिया था, बोला एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसे जो व्यवहार करता है वैसा व्यवहार आपको मेरे साथ करना चाहिए. हारने के बाद भी अगर ये खुददारी हो सकती है, आपको दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डेमोक्रेसी के मुखिया है, आप में वो खुददारी क्यों नहीं है? आप क्यों खुददारी से बात नहीं करते? क्या हमें आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. जी, खुलेआम आप धमकी ले लेते हैं. आप ट्रम्प ये करेंसी की बात करते हैं, ब्रिक की करेंसी के फेवर में आप रशिया में जाके लेक्चर देते हैं और ट्रम्प खुलेआम बोलता है कि मैं 100% टैरिफ डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. यू आर ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट. तो इतना नीचा दिखाने की आपको जरूरत नहीं है. और भारत उतना टेक्नोलॉजी में भी उतना गिरा हुआ नहीं है. हमारे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को मैच कर सकते हैं. जी, बिल्कुल. सर, भारतीय राजनीति जो है, खासकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि अलग अलग देशों के साथ, खासकर अमेरिका और बड़े देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है. जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं, सीधा शायद प्रोटोकॉल तोड़कर गले मिल जाते हैं, लेकिन जब उनके लिए स्टैंड लेने की बारी आती है तो हम भारत स्टैंड नहीं ले पाता है. जब दूसरे देश हमारे लिए स्टैंड लेना चाहते हैं तो ट्रंप सरकार ने जैसा निर्णय लिया वैसे निर्णय सामने आते हैं. क्या आपको लगता है कुछ सालों में भारत की जो विदेश नीति है वो कमजोर पड़ रही है? भले हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत संबंध रखते हैं दूसरे देशों से. एक 3 भाइयों की मूवी आई थी, पुरानी मूवी है, चलती का नाम गाड़ी. हाँ, किशोर कुमार, अनूप कुमार और अशोक कुमार जी, ये इनकी मूवी थी. उसमें एक सॉन्ग आता था और उसकी एक ही पंक्ति में क्या था, वो बोलता था, ये मुट्ठी बिता के बोलता था कि बंदी है तो लाख की, खुल जाए तो खाक की. तो आप मुट्ठी बंदी ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो, उसको खुलते क्यों? अच्छे रिलेशन है तो कहीं ना कहीं एक्शन में दिखेंगे. गले मिलने से अच्छे रिलेशन से या बराक बोलने से अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता. जी, So these are intrinsic things. हाँ, The foreign policy is an intrinsic value item. It is not like a consumer good where you have to put lot of shine and advertisement support to sell it. But then it is said that if you want to finish bad product early, advertise it. I think we have been advertising it too much. जी. सर, भारतीय विदेश नीति में क्या बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम बात करें, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की बात करें, बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें, बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने विदेशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं. हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत कमजोर तो पड़ ही रहा है.
क्या हमें स्टैंड लेना होगा जिससे आने वाले सालों में हमारी विदेश नीति को और मजबूती मिल सके? क्योंकि आपने ये सब कांग्रेस का शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन, उन्हीं पार्टी में से आपने बहुत नजदीक से देखा भी है और मुझे लग रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो आपने सालों तक काम भी किया है। तो विदेश नीति को किस और अब आने वाले सालों में हमें ले जाना होगा कि भारत एक मजबूत देश के रूप में दूसरे देशों के सामने हम प्रोजेक्ट कर सके? आपको पहले समझना होगा कि विदेश नीति जो है वो शोबाजी की बात नहीं है। विदेश नीति देश की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। जी। अटल जी विपक्ष में थे, फिर भी उनको भेजा गया था डेलीगेशन का मुखिया बना के। जी। और जब उन्हें देखा तो लोगों, पाकिस्तान वालों ने पूछा कि अरे आपको भेजा है? बोले हाँ, क्यों, मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो भारतीयता है एक राजपुरुष में होनी चाहिए। पहली बात तो ये, आपको नेता से राजपुरुष में अपने आप को बदलना होगा। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या प्रेसिडेंट के लेवल पे आप राजनेता नहीं है, आप राजपुरुष है। और ये अटल जी ने या इंदिरा जी निक्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली आई थी जब जरूरत था कि शो ऑफ स्ट्रेंथ बताने का, तो उसके मुंह पे मार के आई थी कि यू ऑल्सो कैनॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और जसवंत सिंह ने जब बोला कि मैडम ये ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने जसवंत सिंह को भी दो सुना दिया था कि नौकरी आप नहीं करते हो या निक्सन की। जी जी जी। ये जब जरूरत पड़े तब आपको स्टील जैसा कठिन भी बनना पड़ता है, मगर हर समय नहीं। जी। हर समय न तो आप लेज़र फेयर में जी सकते हैं और न तो आप कठिन होके जी सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, एंड नोट पर इस चर्चा के क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा मुद्दा बहुत हाईलाइट किया जा रहा है भारत में, बहुत बड़े बड़े मुद्दों को पीछे छोड़कर हम इसके पीछे लग गए हैं कि अमेरिका के नागरिकों को अब वापस भेज दिया जाएगा। सरकार उनके लिए कुछ कर रही है कि नहीं, वो तो आने वाला दिन। लेकिन एक कंक्लूड अगर आपकी ओर से मैं आपकी राय जानना चाहूं तो क्या होगी इस मुद्दे पर? आप यंग हैं और इसीलिए यू आर डेस्टाइन्ड टू सी द फ्यूचर। जी। Time will come after 10 years where countries will queue up with your right type of talents to recruit people from India. जी. Because they are getting old. Even आज आपने अमेरिका का रिपोर्ट जो 11 जनवरी को टेबल किया गया है CBS का, वो देखिए तो after 2033 the population of your USA will be decreasing and the aged people will be increasing. So unless there is migration, the American population will be on decrease. जी. जापान का ये हाल है, चाइना का ये हाल है, यूरोप का ये हाल है. India is the youngest country on the earth. What you need to have is concentrate on your education system, develop right kind of skills. We don't need PhDs or master's degree holders. We need people who work with nuts and bolts, screwdrivers and welding and soldering equipment. तो ये हमारे पास है तो भारत का समय आ रहा है। 10 साल के बाद अगर भारत करेक्ट टाइप ऑफ टैलेंट दुनिया को दे सकता है, so we will be the largest exporters of talent, and by virtue of that, we will be the largest exporters of capabilities and also importers of technology because we will be exposed to these advanced technologies. तो हमारे लिए अच्छा समय आ रहा है अगर हम इसकी कीमत समझे और उसके मुताबिक हमारी शिक्षा नीति को हम बदल सके, उसको उसके मुताबिक ढालें। जी, ये डॉक्टर जयनारायण व्यास का अनुभव बोल रहा है, जो सालों का अनुभव उन्होंने सियासत में रहकर ही सरकार में रहकर ही कमाया है कि भारत को स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पर जोर देना होगा, क्योंकि जब हम स्किल्ड पर्सन भारत को देंगे, अलग अलग देशों को देंगे, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हर नागरिक के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। हर नागरिक के लिए ये सारी जानकारी
उनके पास सबके पास होना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 499 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। गुजरात के अमरेली के चलाला में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर अचानक हमला किया गया। अमरेली में एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में बुरी तरह से घायल हुए बालू भाई धड़क, जो दानेव प्लॉट इलाके में रहते हैं, अपने घर के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद बुरी तरह से घायल बालू भाई को तात्कालिक रूप से चलाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये घटना बेहद दुखद है और चलाला के निवासी नगरपालिका से इस प्रकार की घटनाओं से मुक्ति के लिए जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज સવારમાં મને મારા વિસ્તારમાંથી શ્રી મનસુખભાઈનો ફોન આવ્યો કે એક આખલા દ્વારા અમારા વિસ્તારમાં જ વડીલ શ્રી ધડુક પરિવારના વડીલ રહેતા હોય, એમને આખલાએ પોતે ચાલીને જતા હોય, પાછળથી હુમલો કરતા એમને હેડ ઇન્જરી અને હાથમાં વાગેલું હોય। એમના પરિવારમાંથી ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ તેમજ ધડુકભાઈ મથુરભાઈ પણ અહીંયા દવાખાને આજે ઉપસ્થિત છે, એટલે મને સમાચાર મળતા અમે હોસ્પિટલ આવ્યા છીએ। એમની પ્રાથમિક સારવાર કરવામાં આવી છે અને જે આખલા દ્વારા એમની ઇન્જરી કરવામાં આવી છે, એમને આગળ ચીફ ઓફિસર શ્રી સાથે વાત કરી કે લોકોએ જે મને જાણ કરી છે કે એમના મોઢામાંથી ફોહા નીકળતા હોય, ચાલતા માણસની પાછળ દોડતો હોય, એટલે કોઈ બીમારી છે કે સામાન્ય એવી એમને આદત છે આખલાને શું છે એ તપાસ કરવા માટે પણ નગરપાલિકાના સુપરવાઇઝર એમની ટીમને પણ ચીફ ઓફિસરે કીધું છે હું તપાસ કરાવું છું અને જરૂર પડે તો આગળ ફોરેસ્ટ વિભાગને પણ જાણ કરી આ આખલાને પકડી કે આગામી દિવસોમાં કે આજે બીજા લોકોની ઇન્જરી ના કરે એના માટે પગલાં લેવા માટે પણ ચીફ ઓફિસર શ્રી સાથે વાત કરી છે। अहमदाबाद में कोल्ड प्ले का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 25 और 26 जनवरी को इंटरनेशनल बैंड कोल्ड प्ले का म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने व्यापक इंतजाम किए हैं। गुजरात पुलिस और एनएसजी इस मेगा इवेंट की सुरक्षा में जुट गए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीरज बड़गुजर ने बताया कि कॉन्सर्ट के दौरान 3825 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इनमें 14 डीसीपी, 12 एसीपी, 63 पुलिस इंस्पेक्टर, 142 सब इंस्पेक्टर और 3581 कांस्टेबल शामिल होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। इसमें अहमदाबाद सिटी पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है। इसी बंदोबस्त की आज रिहर्सल है और इस बंदोबस्त की समीक्षा के लिए आज पुलिस कमिश्नर साहब आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हर एक पॉइंट पर जाके तमाम सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम की विजिट करी। पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा हमें सीनियर अधिकारियों को उनकी सूचना दी गई है, जिसकी हम अमलवारी करेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रेक्षक आने वाले हैं उनको चेकिंग फ्रिस्किंग डीएफएमडी में से पसार होके आए और समय सर पहुंचे, इसके लिए पुलिस के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर और ट्रैफिक पुलिस में 3800 से ज्यादा पुलिस बल लगाया गया है और यहाँ पर प्लेन कपड़े में भी पुलिस लगाया गया है। महिला प्रेक्षकों की संख्या ज्यादा होने के कारण महिला पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस कर्मचारी ज्यादा लगाए गए हैं। यहाँ पर क्राइम ब्रांच और दूसरी ब्रांच की टीमें यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया गया है। पुलिस के द्वारा अंदर आने वाले हर एक आदमी और प्रेक्षक की चेकिंग होगी और मेटल डिटेक्टर में से और कोई प्रकार की बिना चेकिंग के कोई नहीं जाए, इसके लिए खास बैरिकेडिंग की व्यवस्था करी गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नारकोटिक्स टीम और सदर कोतवाली पुलिस की छापेमारी के बाद बड़े विवाद खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के महेवागंज स्थित निर्माणाधीन रॉयल केयर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत का मेफोड्रोन बरामद किया गया था और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब पुलिस और नारकोटिक्स टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अस्पताल के संचालक डॉक्टर खालिद खान, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसे फरार दिखाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे केवल दिहाड़ी मजदूर हैं जो अस्पताल में काम करते थे। विहिप के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डॉक्टर खालिद खान की संपत्तियों की जांच की जाए और हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्यवाही की जाए।
वो हमारे भाई काम वहाँ करते थे हॉस्पिटल में, ईंट गारा वाला। उन्हें पता चला था कि वो ऐसे मैटर में पकड़े गए हैं, ठीक, इसीलिए पापा यहाँ से गए थे। फिर वहाँ वो लोगों ने आए तो पापा को पकड़ लिए थे। पापा को पकड़ ले गए? नहीं, पापा को नहीं पकड़े थे। अच्छा, भाई को पकड़ ले गए थे। कितने साल से भाई यहाँ काम कर रहा है? भाई को हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं। वो हम नहीं जानते हैं, ना हमारे भाई के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर हमारे भाई को पता होता, ठीक, ये काम अगर हमारे घर वालों करते, ठीक, तो आज का हमारा घर बना होता। अभी ये लखीमपुर जनपद में पंजाब की तर्ज पर बहुत बड़े स्तर से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। जिस तरीके पंजाब का 80% दीवान नशा में डूबा है, आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके पांव लखीमपुर बॉर्डर एरिया होने के कारण फैले हुए हैं। लखीमपुर जनपद में 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल पे छापा मारा जाता है। पुलिस और नार्कोटिक की लखनऊ की टीम छापा मारती है। 7-8 घंटे मुख्य मुलजिम उसकी गिरफ्त में रहता है, लेकिन 7 घंटे के बाद जो वाकई अपराधी है उसको छोड़ दिया गया। वहाँ दिहाड़ी लेबरों को जेल भेज दिया गया है। जो मुख्य अपराधी है, जहाँ 10 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बताया जाता है कि पकड़ा गया है, और वो 200 रुपये लेबर पाने वाले वो कहाँ से लाएंगे? हॉस्पिटल किराए बताया जा रहा है। जिसके घर से अपराध हुआ है वो अपराधी मुक्त होगा। हम लोग चाहते हैं, सारा लखीमपुर चाहता है, जो लोग लाखों परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच हो, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। खालिद खान की गिरफ्तारी को लेकर के आज लखीमपुर के हिंदू संगठन उपस्थित हुए और जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित एक भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत महाकुंभ के महत्व को बताते हुए की। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और बीते 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने बिना किसी भेदभाव के स्नान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के लोग आस्था की इस विशालता को देखकर भी दुष्प्रचार कर श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।